अमीर पढ़ेंगे। बताइए जी। हिस्ट्री का कमरा उम्मीद है आप सबने तैयार कर लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। कुछ मुझे नोट्स भी भेजे हैं आपके दोस्तों ने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एफर्ट वाली बात है, जितनी एफर्ट करेंगे उतनी ही आपके लिए आसानियाँ होंगी। जी, रफ लेक्चर जब लिया करें तो रफ होते हैं और उसके पॉइंट्स से ना बनाया करें। ठीक है, और फिर बाद में नीट बनाया करें। एक मुझे शहर ने कल बताया था कि उनको लेक्चर नोट करते हुए ना, मतलब वो स्पीड ज़्यादा भी हो तो वो उसको कॉप अप कर लेती हैं। अगर शहर हैं तो वो ज़रा बताएं कि उनकी कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए वो फास्ट पेस भी हो ना, तो फिर भी वो लेक्चर्स के नोट्स बना लेती हैं। शहर अगर आप सुन पा रही हैं तो ज़रा बताएं अपने दोस्तों को, और मुझे भी बताएं कि आपके पास कौन सी गिदर सिंगी है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कोई वो नहीं है, बस ये एक तो प्रैक्टिस होती है कि आप जितना कितना ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब करते हैं जब लेक्चर सुन के उसको नोट करने की। और दूसरी जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है या मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, वो ये है कि जब कोई भी टीचर लेक्चर दे रहा है ना, तो आप उसके मुंह से जो निकले हुए जुमले होते हैं, तो आप उन जुमलों को ना लिखें बल्कि बिट्स लिखें। जैसे उसने बोला है ना कि ताजमहल तामीर हुआ था दरिया जमुना के किनारे, तो वो लिखे ताजमहल जमुना बस। ठीक है। कहाँ आगरा में हुआ था मुमताज बेगम, आगरा मुमताज बेगम, मतलब एक ना बिट्स लिखते जाएं, पॉइंट्स ऐसे डॉट डॉट्स में ना लिखते जाएं उसको। पूरे पूरे जुमले जब हम लिखने बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो आप आगे चले जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो जब मैं ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स लिखती हूँ कि ये जमुना गंगा दरिया किनारा बादशाह, ये तारीख, ये सन, ये उसके बाद में जब, क्योंकि उस चीज बंदा सुन के बैठा होता है, तो वो आधी बात भी लिखी हुई हो तो पिछली सुनी हुई पूरी बात याद आ जाती है। तो उसका ये फायदा होता है। मुझे लगता है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सर आप स्पीड ज्यादा है, आप आगे हैं, तो स्पीड आपकी कोई ज्यादा नहीं होती। वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। मतलब मैंने तो जितना भी पढ़ा है, ऐसे ही टीचर्स की स्पीड होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा होती है। तो हम लोग ऐसे ही, हमें हमारे सर हमें कहते थे कि भाई आप लोग जितना कितना ना उस चीज को डॉट्स में किया करें, मतलब उसके 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 जो है ना, अगर कोई जुमला बोल रहे हैं ना, उसमें आप वर्ब को लिख लें, सब्जेक्ट को लिख लें, ऑब्जेक्ट को, प्रपोजिशन को, इन चीजों को छोड़ दें, ताकि बाद में जब आप नोट करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद सारा पीछे से याद आ जाएगा। तो मैं इनको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे पूरी स्टेटमेंट्स ना लिखा करें। आप एक मेन उसकी मेजर ड्यूरेशन लिख लें। कोई मोटी सी बात आ गई है वो लिख लें, नाम लिख लें, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया वो लिख लें, किसी जगह का नाम आ गया वो लिख लें। पूरी कहानी ना लिखें, लेकिन जब आप लेक्चर नोट करने बैठेंगे, साथ आप नोट्स पढ़ेंगे, तो सारी पिछली वो आपके दिमाग में जो है वो चलती रहेगी। तो ये एक फायदा होगा इनको अगर ये तरीके से करें। तो आई थिंक ये डिटेल में लिखने बैठ जाते हैं, इसलिए वो फिर जाहिर है हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं जब वो कहते हैं रिपीट कर दें, क्योंकि टाइम तो वेस्ट होता है ना, फिर वो टॉपिक उस तरह कवर नहीं हो पाता। तो ये फिर मैं इनसे भी यही कहूंगी कि आप ये बार बार रिपीट कभी ना कहा करें। और ताकि आप खुद साथ चलें, खुद साथ चलने की आपको आदत होगी, आप पीपीएससी का आगे भी जाके इनको फायदा होगा। तो ये एक मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, अगर इनके काम आ जाए तो खुशी होगी मुझे। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने वैल्यूबल जो सजेशंस हैं वो सबको बताई हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने इनकी सजेशन देखी है कि बिट्स को नोट किया करें, तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी हो जाती है और स्पीड के साथ कॉप अप हो जाता है। क्योंकि ये मुझे बताने में कोई वो नहीं है कि मैं आपको, मुझे 10 दफ़ा पूछे मैं 10 दफ़ा बचाने बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको पता है कि टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर अगर क्लास मैं, मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो 11 12 तक भी ले जाऊंगा, फिर आप ही कहेंगे कि सर ये मसला है वो मसला है, तो फिर वो चीज़ों को समेटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर फिजिकल क्लास होती तो शायद ज़्यादा टाइम दिया जा सकता था, लेकिन वहाँ भी टाइम कॉन्स्टेंट्स होते ही हैं ऑब्वियसली, बाकी टीचर्स की क्लासेस होती हैं। तो आप बिट्स की फॉर्म में लें। ठीक है, और स्पीड थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करें, ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएंगी। और जैसे आप जब इंशाल्लाह एंड ऑफ द सेशन पे आप होंगे तो ये शिकवा एटलीस्ट नहीं होगा कि सर थोड़ा स्लो है, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ पे आपको कोई इशू हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और स्पीड के हवाले से ही आपको सजेशन थी, आपको बता दें। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई है? आवाज़ मेरी क्लियर है तो मुझे बता दें, मैं आज का लेक्चर भी स्टार्ट करने लगा। ठीक हो गया जी, आवाज़ आपको क्लियर है, सबको क्लियर है ना? हाँ जी, सबको आवाज़ क्लियर है, ये 2 3 लोगों के अलावा।
हाँ ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आज हम अपना नेक्स्ट जो रूम है उसकी तैयारी की बात करते हैं, और हम पाक स्टडीज़ जो है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पाक स्टडीज जिसको मुतालिब पाकिस्तान भी कहते हैं। तो असूली तौर पर इसका जो सिलेबस है वो जो हमने कवर करना है अपने इस पोर्शन के अंदर, जो पीपीएससी को चाहिए, वो है 1857, जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। 1857 से लेकर जो है ना 1947 तक, ये एक टाइम फ्रेम हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद 1947 से लेकर 2024 तक, तो ये हमें पता होना चाहिए। दो दो जो इराज हैं, इस पे हमने काम करना है, और यही हमारा मुताला पाकिस्तान का कंटेंट है। यही हमारा वो डोमेन है जिसके अंदर रह के हम काम करेंगे, यही इसका स्कोप है। तो मैं कल के लेक्चर के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तारीख हमने हजरत आदम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू की, पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ करते करते, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। ठीक है, करते कराते करते कराते करते करते इस्लाम आ गया, इस्लाम की डायनेस्टीज आते आते आते, और हमने देखा कि 1526 में जनाब यहाँ पे बरसगीर के अंदर मुगल एम्पायर कायम होती है, और 1526 से लेकर 1857 तक जो है ना वो एक एम्पायर रहती है। और आखिरकार आखिरी बादशाह जो है वो बहादुर शाह जफर टू होते हैं, और वो आखिरकार उनका जो उनकी एम्पायर है उसकी रूलरशिप वो ख़त्म होती है। और इस पूरा खत्ता जिसको आज हम बरसगीर कहते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान, भारत, ये और ये जो बांग्लादेश, म्यांमार, ये जितना भी सारा खत्ता है, तो इसके अंदर जितनी भी रूल था वो किसने डेवलप कर लिया? बरतानवी रूल, जिसको हम गोरा कहते हैं, गोरे ने ये रूल कर लिया। तो पाक स्टडीज का जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है, 1857 से लेकर 1947 तक। और फिर इस इरा को हम, इस टाइम फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इसको हम उर्दू में तहरीक पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं। जब यहाँ पे गोरे ने कब्जा कर लिया, गोरे के पास सारा कुछ आ गया, तो जो मुसलमान थे वो सब्जेक्ट्स बन गए, और किसी वक्त में वो रूलिंग क्लास का हिस्सा थे। अब वो रूलिंग क्लास का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो सप्रेस्ड हो रहे थे। और जो रूल कर रहा था वो गोरा कर रहा था, जो कि नॉन मुस्लिम था। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान बनाने की एक तहरीक शुरू होती है, एक ऐसी रियासत बनाने की तहरीक शुरू होती है कि हमारा एक अलग वतन हो, एक ऐसा वतन हो जिसमें हमारे जो रूलर्स हो वो मुसलमान हो, और हम जहाँ जहाँ पे इस्लाम को सही मानों में प्रैक्टिस कर सकें, इस्लाम को प्रोपगेट कर सकें, इस्लाम का प्रचार कर सकें। तो उस रियासत की जो कोशिश है, उसकी कोशिश की जो स्ट्रगल है उस बनाने के लिए, तो इसको हम तहरीक पाकिस्तान, या इसको अंग्रेजी में पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से याद किया जाता है। तो ये इस फेज में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब 1947 आता है, और तो हम जानते हैं कि 1947 को पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ जाता है। और ये जो तहरीक पाकिस्तान थी, ये जो मूवमेंट थी, इसने काउंटलेस कुर्बानियाँ दी। कौन सी कुर्बानियाँ थी, क्या कुछ किया, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उन उन कुर्बानियों के नतीजे में ये प्यारा वतन मुझे और आपको अल्लाह ने नसीब किया। और 1947, 14 अगस्त 1947 का जो सूरज था, वो आज़ादी का सूरज था, वो एक उम्मीद का सूरज था, वो एक नई जमीन का सूरज था, वो एक नए वलवले, नए जोश, नई उमंगें, बहुत कुछ का नया सूरज था। फिर हमारे पास एक रियासत आ गई, हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा आ गया, जिसको कायद के मुताबिक हमने एक लेबॉर्ट्री बनानी थी। किसकी लेबॉर्ट्री? जहाँ पे इस्लामिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा, उनकी उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जाएंगे, और उसको पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल एग्जांपल के तौर पे पेश किया जाएगा। तो ये फिर 1947 से लेकर 2024 तक ये जितने बनते हैं, आप इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ से कितना होता है? 14, और ये 7, और इसके बाद कितना? 202 है, और 1994 है। तो यहाँ से अगर आप इसमें से इसको माइनस कर लें, ठीक है, तो ये जितने भी साल बनते हैं, ये कितना बनता है? अगर इसमें से 2024 में से 147 को निकालें तो 3, ये 50 हो जाएगा। उसके बाद 50, 53, 53, और 10, 63, 63, और 10, 73, 73, और 4, 77 ईयर्स। तो आज तकरीबन 77 साल हो गए हैं इस पाकिस्तान को बने हुए। तो हमें आज ये कौन से इसमें इवेंट्स हुए, क्या हुआ, कि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और उसकी ताबीर कायद आज़म ने की थी, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन 77 सालों में हमने उस ख्वाब को अमली जो ताबीर है बनाने में कौन से इकदाम लिए हैं, कौन से काम किए हैं, और ये पाकिस्तान की जो कश्ती थी उसको हमने कहाँ पे पहुंचाया है,
और 2024 में हम कहाँ खड़े हैं। तो ये दूसरा फेज है, इस फेज को पाकिस्तान अफेयर के नाम से जो है ना हम अंडरस्टैंड करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। ये दो डोमेन्स हैं, यही पाक स्टडीज का कंटेंट है। अब इस 1857 को समझने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चीजों को कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे कि कैसे ये यहाँ पे जो गोरा है जिसको हम कहते हैं कि उसने आके यहाँ पे कब्जा किया, तो कैसे कब्जा किया। ये जो एक हमारे पास सामने एक बड़ी भली भली लगने वाली जो मुगल एम्पायर थी, जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एम्पायर थी, उसको कैसे गोरे ने डिफीट किया, वो कौन से अवामिल बने, वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी, वो कौन से जो डाउन साइड्स थी मुगल एम्पायर की, जिसकी वजह से गोरा ना सिर्फ इनको डिफीट करने में कामयाब हुआ, बल्कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसके टेरिटरी पर काबिज होने में कामयाब हो गया। वो कौन से अवामिल थे, वो आज की क्लास में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो उसकी पहली कड़ी जो मिलती है, थोड़ा आप चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाइएगा, कि हम जैसा कि जानते हैं कि 1526 से लेकर 1857 तक यहाँ पे मुगल एम्पायर रही है। और उसके पहले बादशाह आज बता चुका हूँ पिछली क्लास में, वो बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं थे, हुमायूं के बाद अकबर थे, अकबर के बाद जहांगीर थे, जहांगीर के बाद शाहजहां थे, शाहजहां के बाद जनाब यहाँ पे औरंगजेब थे। औरंगजेब के बाद बहुत सारे और भी थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इस वजह से उनको हम स्टडी नहीं करते। तो अब जब जहांगीर का टाइम होता है, ठीक है, जब जहांगीर का टाइम होता है, तो उस टाइम में एक तब्दीली आती है। क्या तब्दीली आती है कि आप पाकिस्तान का ये बर सगीर का मैप देखें, और फिर आप देखें कि जहाँ पे जो बरतानिया है, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, उस वो कहाँ पे है। तो इंशाल्लाह ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर होगी इसकी लोकेशन। वैसे आपको बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर कंट्री है, और ये अगर मैं यहाँ पे ड्राने रफ आपके सामने ड्राइंग की कोशिश करूँ, तो आपको कुछ इस तरह मैं बता सकता हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो खिता है, यहाँ पे ये बरसगीर था, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे कहीं पे कहीं, यहाँ पे कहीं पे बरतानिया है। तो इतना दूर बरतानिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसने कैसे इसको ऑक्युपाई कर लिया, और उसके क्या मकासद थे, क्यों कायम किया। तो इसकी जो ऑक्युपेशन की तारीख है, उसको हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो उसकी जो पहली कड़ी है, उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो बरसगीर है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसका पता कैसे चला। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। तो ये ऐसे पहले ऐसा था कि मुख्तलिफ दुनिया के खिताब थे, यानी यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो ये समझते थे कि यही दुनिया है। यहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो यही दुनिया है समझते थे, यहाँ के रहने वाले यही दुनिया है, क्योंकि साइडों पे तो पानी था। तो पानी वो समझते थे कि जब पानी खत्म हो गया तो आपकी जमीन खत्म होगी, उनको पता नहीं था। लेकिन फिर उसमें बाद में उन्होंने कश्तियों पे सफर करना शुरू किया। वो एक टाइम आया कि जब उन्होंने एक फिर खुशकी किते से दूसरे किते पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो और भी कोई जमीन है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं, उन्होंने फिर नई एक जमीनें दरियाफ्त करना शुरू की। तो जो बरे सगीर को दरियाफ्त किया गया है शुरू शुरू में, वो 1498 के अंदर 1498 के अंदर एक पुर्तगीज यानी पुर्तगाली पुर्तगाली एक ट्रैवलर थे, उसका नाम था वास्को टे गामा, वास्को टे गामा। वास्को टे गामा नामी एक शख्स थे जो कि पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाली थे। इन्होंने 1498 के अंदर जो है ना वो बरसगीर को डिस्कवर किया। और ये जो अगर आप मैप पे हम देखेंगे, पुर्तगाल ये इसके इसके साथ ही है, ये जो इंग्लैंड है इसके साथ यहाँ पे स्पेन है, स्पेन के साथ यहाँ पे पुर्तगाल है, उसके सामने मोरक्को है। ये हमने देखा भी था कि कैसे वो तारिक बिन ज़ियाद और वो सारे गए थे। तो ये उसके साथ है। तो इन्होंने वास्को ड गामा ने जनाब 1498 में जो ये यहाँ से आता है, होता 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 ये यहाँ से आता है। तो यहाँ से इस रूट से आता है, इधर से नहीं आता, ये इस रूट से आता है, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक जगह है बरसगीर के अंदर, ये जो साउदर्न इंडिया में, आज के साउदर्न इंडिया यानी कि जो जनूबी इंडिया है, उसके अंदर एक जगह है। वहां पे जनाब एक जगह है कालीकट के नाम से, कालीकट। वहां पे ये पहुंचता है, और वहां से उसको पता चलता है कि अच्छा ये इंडिया है, ये कोई और खुशकी का खिता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे यहाँ से वो जाता है और सारा कुछ इधर इधर उसको पता चलता है कि ये इंडिया है 1498 में। बस यहाँ तक इतना आपको पता यही पता होना चाहिए।
अब जब इसको पता चल जाता है इनको, तो पुर्तगीज हैं, और ये खबर फिर आगे जो है ना वो फैल जाती है कि यहाँ पे ये इलाका है तो उसको इस पे जाना चाहिए, ये वो है। ठीक है। तो अब इसमें अरब ताजर तो यहाँ पे अरब के कंट्रीज है ना, सऊदी अरब, वो तो पहले यहाँ पे आ जा रहे होते हैं। उसकी वजह एक इस्लाम भी तो जो मोहम्मद बिन कासिम की फार्म में फैला, और वो उनका आपस में आना जाना होता है, लेकिन यूरोप कनेक्टेड नहीं होता इसके साथ। यूरोप को पहली बार पता चलता है। जब पता चलता है इसके बाद यूरोप इसके साथ ट्रेड करना, जो है ना आना जाना शुरू कर देता है। और आना जाना शुरू शुरू करता है। ये किधर से आवाज आ रही है? तो यूरोप इसके साथ आना जाना शुरू कर देता है इसी ट्रेड के हवाले से। कि अब इसके साथ ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के लिए जो इंग्लैंड है, उसकी गवर्नमेंट क्या करती है, एक 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 छोटी सी एक कमेटी बनाती है, या छोटा सा एक इदारा बनाती है। एक छोटा सा इदारा बनाती है। उसका काम क्या होता है, आप यही समझ लें कि छोटी सी कमेटी बनाती है, जिसका मकसद क्या होता है कि वो कमेटी का ये काम होता है कि वो भारत के साथ ट्रेड करे। ट्रेड का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ यहाँ लेकर जाए और यहाँ से कुछ लेकर आए। ठीक है। तो वो देखते, जब वो यहाँ पे देखते हैं कि भारत देखता है कि यहाँ पे तो बड़ा ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे तो बड़ी फसलें होती हैं, तो वो बड़े इम्प्रेस होते हैं। इस वजह से वो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें ये फैसला होता है, ये बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला होता है कि एक कंपनी बनाई जाएगी, एक इदारा बनाया जाएगा, जो कि जो जो कि ना ये, क्योंकि ये इसके ईस्ट में होता है ना, मैंने आपको बताया था कि मैप देखने से पहले आपको ये सबसे पहले ऊपर ये एरो बनाना चाहिए, ये वाला। यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये अगर आप खुद यहाँ से देखें तो ये इसके ईस्ट में होती है। और वो उसको देखते हो कि इसको उसको नाम देते हो, कहते हैं ये अच्छा इंडिया है, बाद में उसको पता चलता है इंडिया है, वो कहते हैं ईस्ट इंडिया, उसको नाम देते हैं ईस्ट इंडिया का। तो इस ईस्ट इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, इसके साथ ट्रेड करने के लिए कोई कंपनी बनाता है, जिसको वो नाम देता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये 1600 में बनाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, जो कि इंग्लैंड की जो होती है उस वक्त की जो क्वीन, जिसका नाम होता है विक्टोरिया। विक्टोरिया नहीं, उसका नाम होता है एलिजबेथ, एलिजबेथ वन, सॉरी, एलिजबेथ वन उसका नाम होता है। इसके बाद एक और एलिजबेथ भी आती है। ठीक है। ये जिन जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ये एलिजबेथ पूरी एज है, एक खास टाइम फ्रेम है। तो इस एज में 1600 में ये एक कंपनी बनाती है, जिसका मकसद क्या होता है कि बरसगीर के साथ ट्रेड की जाए, बरसगीर के साथ कुछ यहाँ से ले जाएं और कुछ वहां से ले आएं। तो इस मकसद के लिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। तो मुझे जरा ये बता दें, यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं? तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, जस्ट आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। हाँ जी। सर आज जी, की क्लास में, वसवाड़े गांव में एक सियार था जो ताजे। जी जी, ये ताजर नहीं था, ये था ट्रैवलर, था ट्रैवलर। ये ट्रैवल करने वाले सियाह जिस तरह कह लेना, वो था। ठीक हो गया जी, क्लियर है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे बता दें कि चीज क्लियर है इसमें से। वैसे जो सवाल है वो अपने पास आप लिख लें बस। ईस्ट इंडिया कंपनी को, हाँ जी, एलिजबेथ एलिजबेथ बनाती है, बिल्कुल एलिजबेथ बनाती है, उसी की उसके अंदर होती बनती है, वही उसको अथोराइज करती है। ठीक है। जिसके कोई सवाल है वो अपनी कॉपी में लिख ले। ठीक है, बाद में पूछिएगा। सिर्फ मुझे इतना बता दें कि जो मैं आवाज क्लियर है, यहाँ तक पहुंच गए हैं बस, फिर एंड में पूछिएगा, फिर कहानी हमारी मुतासर हो जाएगी। अच्छा। तो 1600 में जनाब हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। हमारी क्या बनी, गोरे ने बनाई थी ये हमारे लिए, किसके साथ जनाब, भारत के साथ ट्रेड की जाए। अच्छा। अब क्या होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो ट्रेडिंग कंपनी होती है, और उसका काम क्या होता है, भारत के साथ ट्रेड करना। अब आना जाना शुरू हो जाता है, और वो यहाँ पे आते हैं, यानी यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये तो बड़ी फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे तो बड़ी फसलें हैं। वो यहाँ से फसलें लेकर जाते हैं, रॉ मटेरियल लेके जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अपनी कुछ चीजें आके बेचते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से वो कपास लेकर जाते हैं, और वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है सच नहीं होती उस वक्त में, यहाँ पे इंडस्ट्री होती है, तो उसी कपास की वो क्या करते हैं, उसी कपास के वो कपड़े बनाते हैं। ठीक है। तो वो फिर वापस आके इन्हीं लोगों को बेचते हैं। इसी तरह यहाँ से जी मतलब रॉ 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 मटेरियल काफ़ी सारे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ भी है, बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं। जिस तरह आप ले ले ये लेके, आलू एक रॉ मटेरियल है, और चिप्स एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो यानी कि यहाँ से बहुत कुछ लेके भी जाते हैं और वापस भी करके आते हैं। तो इस तरीके से इनकी ट्रेडिंग जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो शुरू में उनका यही पर्पज होता है
लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है कि वो बड़ा उसमें प्रॉफिट कमाते हैं और बड़ा रिच होने लग जाते हैं, बड़ा कुछ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, मामलात फिर खराब होते जाते हैं। कैसे? देखिए, जब आप एक घर में रहते होते हैं, एक घर में आपके घर में कोई आता है, कोई चीज़ बेच के जाता है, कुछ लेके जाता है, और अगर आपके घर के हालात खराब हैं, ठीक है, आप आपस में लड़ रहे हैं, आप कमजोर हैं, तो वो आपके मामलात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, वो कहती है ये क्या आपस में लड़ रहे हैं। तो वो जब इनको लड़ता आपस में देखती है, ये आप देख लें 1600 में बनी है, तो 1600 का आप टाइम देख लें, जहांगीर का टाइम है, जहांगीर के जमाने में आती है। जहांगीर इसको खुद अलाउ करता है, जहांगीर ही अलाउ करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो है ना, वो उसके एवज ये होता है कि कुछ टैक्स भी वो देते हैं जहांगीर को, यानी कि यहाँ से वो चूंकि ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके एवज जहांगीर को टैक्स मिलता है, जहांगीर भी खुश होता है। लेकिन जहांगीर के बाद हम देख चुके हैं कि शाहजहां आता है, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो जैसे जैसे आगे हालात बढ़ते जाते हैं, मुगल एम्पायर भी कमजोर होती जाती है, तो ये उसकी कमजोरी का भी फायदा उठाने लग जाते हैं। और ये कहते हैं कि यार हम इनको टैक्स क्यों दें, हम क्यों टैक्स क्यों दें, ऐसा ऐसा वो टैक्स देना काम कर देते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ठीक हो गया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो काम कर देते हैं। और ये याद रखिएगा, उस वक्त जो ब्रिटिश है या जो यूके है, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हमने इस जगह पे ऑक्युपाई करना है। लेकिन ये जो कंपनी थी, इसने जब यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व की, फिर वापस जाके बताया, तो मामलात इन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर होता क्या है, होता यह है कि सिर्फ यहाँ पे ये हमें देखना होगा कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आए थे, बरतानवी यहाँ पे नहीं आए थे ट्रेड के लिए। यहाँ पे और भी पुर्तगाल के, जैसे कि पुर्तगाल के उसने वास्को ड गामा डिस्कवर की, तो पुर्तगाल के लोग भी आते थे ट्रेड के लिए, वो पहले आते थे। ठीक है, पुर्तगीज सब तो पहले थे, फ्रेंच भी आते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ जर्मन भी आते थे। तो ये सारे भी ट्रेड के लिए आते थे, और ये बरतानवी भी आते थे। अब जब ये बरतानवी भी आना शुरू हो गया, ये सारे भी आ रहे थे, तो उनको फिर आपस में, इनकी आपस में एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया, इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इनकी जब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो फिर क्या होता है कि ऐसा ऐसा ये जो चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी मजबूत होती है, तो ये उनको, फ्रेंच को, पुर्तगीज को, इन सारों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे जो सिंगल ट्रेडर जो कंपनी रह जाती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही रह जाती है। और ये जो कंपनी है, शुरू में ये अ, यहाँ पे ट्रेड करने शुरू करती है, फिर ऐसा ऐसा वो जगह ऑक्युपाई करना भी शुरू कर लेती है। और पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है ना, पहली वो कहते हैं कि हम भारत के अंदर ही फैक्ट्री बनाते हैं, और उनको लालच देते हैं कि हम जनाब आपके अंदर, मुल्क के अंदर ही फैक्ट्री बनाएंगे, और आपको इसमें फायदा होगा। तो 1651 के अंदर ये पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है, ये यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। और जब ये इंडिया के अंदर पहली फैक्ट्री बना लेते हैं, तो ऐसा ऐसा उन्होंने चीजें ऑक्युपाई करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। अब उस साथ साथ में आपको बता दिया, मुगल एम्पायर भी कमजोर हो रही है, और वो मामलात भी आगे बढ़ रही हैं। और और ये होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आपको मैप बताऊं, तो उसमें आपको ज्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा कि मैप था कैसे। तो ये है टोटल, अगर आप भारत का मैप देखें ना, तो इस तरह का कोई मैप है, ठीक है। तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट की बात करो, तो इस तरह का मैप होता है। इसमें ये जो जगह होती है ना, ये जगह, इसका नाम है मैसूर, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली जो जगह है, ये कोस्टल एरियाज है सारे, ठीक है। और ट्रेड कोस्टल एरिया से ही होती है, सारे समंदर पे ही होती है। इसका नाम है बॉम्बे। ये कुछ आपको नाम पता होने चाहिए, फिर इसमें आपको चीजें आसान होती जाएंगी। उसके बाद ये जो जगह है, इसका नाम है मद्रास, ठीक है। और इसके बाद ये जो जगह है, ये है बंगाल। बंगाल यानी कि जो बांग्लादेश के साथ है, जो बांग्लादेश है जो, ठीक है, वो बंगाल की इसकी पूरी तारीख है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ से वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बॉम्बे से करते हैं, मद्रास से करते हैं, इस तरह उन उसके साथ ट्रेड जो है ना, वो शुरू कर देते हैं, और अपनी ऑक्युपाई करना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो पहली जो उनकी कन्फ्रंटेशन है, बड़ी मैसिव किस्म की कन्फ्रंटेशन है, वो बंगाल में होती है। तो वो जैसे ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो टैक्स ऐसा ऐसा काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं। तो जब काम करते जाते हैं टैक्स, तो उनकी फिर उनके साथ रिफ्ट शुरू हो जाती है। और बंगाल के नवाब उस वक्त, यानी कि बंगाल ऐसा होता है कि मुगल एम्पर होती है, और यहाँ पे जो बंगाल है, यहाँ पे नवाब होते हैं, और उनकी यहाँ पे ये एम्पायर होती है, और वो यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका मुगल के साथ, याद रखिएगा, कोई ताल्लुक नहीं था, ये अलग थे।
ठीक है। इनकी अपनी एक, जैसा मैंने बताया था कि ये जो जो ये था मुगल, ये सारे इंडिया पे तो काबिज नहीं थे, कुछ पे कुछ और ग्रुप्स थे, तो एक ग्रुप यहाँ भी था, तो वो नवाब थे। तो जो नवाब ऑफ थे ना बंगाल, उस पहले जो नवाब थे उसका नाम है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, ये नवाब होते हैं किसके, बंगाल के। ये थोड़ा ना रेजिस्ट करते हैं, ये कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो तुम, इधर आते हो टैक्स सही नहीं देते हो और हमारी चीजें लेके जा रहे हो। तो इसके साथ उनकी कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है। और जब देखते हैं कि कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती है, तो ये तो अपना, क्योंकि इसको बर सगीर को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंकर करना होता है, इसको ऑक्युपाई करना होता है, तो उनके साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके साथ उनकी शुरू होती है, और ये स्क्रिमिशेस चलती रहती है। मुर्शिद कुली खान, छोटी मोटी फाइट्स भी होती है लेकिन कोई बड़ी फाइट नहीं होती। और मुर्शिद कुली खान का जो टाइम फ्रेम है, ये आपको वैसे बता देता हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 1717 से लेकर 1727 तक इनका टाइम फ्रेम है। इसके बाद हमारे ये मर जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, वो अल अली वर्दी खान जो है ना, इसकी इनके नेक्स्ट नवाब बनते हैं अली वर्दी खान। ठीक है। अली वर्दी खान बनते हैं, जो कि 1740 में बनते हैं, और 1740 से लेकर 1756 तक रहते हैं। इनके साथ भी इनके जो है ना वो स्क्रिप्शेस रहती हैं, छोटी मोटी फाइट्स भी होती है लेकिन कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं होती। ये भी आखिर मर जाते हैं। इसके बाद एक और जनाब नवाब आ जाते हैं, और उनका नवाब होता है, उनका नाम होता है नवाब सिराजुद्दौला। किसके नवाब होते हैं, बंगाल के नवाब होते हैं। ये आते हैं कब, 56 में आते हैं, 1757 में। ये बड़े सख्त किस्म के थे। ये कहते हैं यार इन्होंने ड्रामा बनाए हुए हैं, ये आते हैं टैक्स भी नहीं देते, हमारी चीजें भी ले जाते हैं, और जगह भी इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दी है, यहाँ पे ऑक्युपाई करना भी शुरू कर दिया। ये कौन है, ये रेजिस्टेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जनाब इन्होंने अपना एक बनाया होता है, इन्होंने अपना किला यहाँ पे इसके करीब कोई बनाया होता है, उसका नाम होता है फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम के नाम से होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज भी है घर का एक। ठीक है, वो बाद में गोरा बनाता है। तो ये फोर्ट विलियम इनका किला बना होता है, उस पे इनकी मैंने बता दिया आपको प्रेजेंस होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो फोर्ट विलियम है ना, उस पे अपनी जो अपनी फोर्सेस हैं, ये जो नवाब सिराज अपनी फोर्सेस भेज के ना इस फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं। जब इसको कब्जा करते हैं ना, तो इसमें मतलब कि बड़ा बेचैनी फैलती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी पैगाम देती है जाके किधर, अपने आकाओं यानी कि बरतानिया में, कि यार हम इसने तो नवाब सिराजुद्दौला ने तो हमारे उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये क्या करते हैं, अपनी एक आर्मी भेजते हैं। आर्मी आती आती है, और आर्मी का जो उस वक्त के वो कमांडर होते हैं, जो उनके लीड कर रहे होते हैं, उसका नाम होता है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है ना, वो अपनी आर्मी लेकर आते हैं, और लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। ठीक है, और ये होती है जनाब 1757 में। और ये बंगाल के साथ एक जगह है, छोटी बंगाल से थोड़ा सा करीबी है, उस जगह का नाम है प्लासी। तो प्लासी के मकाम पर लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान में एक जंग होती है, जिसको जंगे प्लासी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो नवाब सिराजुद्दौला है, ये जीत रहे होते हैं और उनको तकरीबन डिफीट कर चुके होते हैं। यहाँ पे जो है ना वो लॉर्ड क्लाइव एक चाल चलते हैं। चाल ये चलते हैं कि जो नवाब सिराजुद्दौला का जो कमांडर होता है फौज का, उसका नाम होता है मीर जाफर। ये उस मीर जाफर को कहते हैं कि यार बात सुनो, आप ऐसी फौजी मर जाओगे, आपको क्या मिलेगा, मैं आपको नवाब बनाता हूँ। वो कहते कैसे, कहते आप इसके खिलाफ जो है ना इसका साथ ना दें, इसके साथ आप बगावत करें, और इसके साथ आप हमारे साथ मिल जाएं, ठीक है, इसके साथ धोखा कर लें, हम आपको नवाब बना देंगे। तो ये लालची होता है। ठीक है, तो ये इसका अपना जो जर्नैल होता है, ये उसको उसकी कमर में छुरा घूमता है। और क्या होता क्या है कि 1757 की जंग में नवाब सिराजुद्दौला साहब लॉर्ड क्लाइव के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा जाते हैं। और ये जंग प्लासी में एक अहम वाकया था। तो इस पे बड़ा मतलब कि रंजीदगी वाली बात थी। और ये भी थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है कि ये जब इसके साथ इनके स्क्रिमिशेस चल रही होती हैं नवाब सिराजुद्दौला की ईस्ट कंपनी से, तो ये आज भी किसी ने ये एक नारा लगाया है किसी सियासतदान ने, और ये वही नारा उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला ने भी लगाया था। और क्या कहा था, जो आज हर ट्रक और के पीछे लगा हुआ है, क्या हम आपके गुलाम हैं, ये कहा था नवाब सिराजुद्दौला ने। किसको कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था। लेकिन इसको क्या पता था कि मीर जाफिर इसके साथ है, और मीर जाफिर जो है ना वो उसने इसको धोखा दिया।
और जिस बंदे ने ये अभी रिसेंटली जो नारा लगा रहा था क्या हम आपके गुलाम हैं, उसने भी मीर जाफर का बड़ा नाम लिया है। और जिस हिसाब से नाम लिया है आप उसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ सके तो मैं नहीं बता सकता आपको। तो ये नवाब सिराजुद्दौला जो है ना, इसको फिर इससे शिकस्त हो जाती है। और इस जो जो बंगाल है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो कंट्रोल आ जाता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कब्जा कर लेती है तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मजा आ जाता है, वो कहते हैं ठीक हो गया, अब तो काम बन गया। अब काम बन गया। अब इसमें ये वो अपने वादे के मुताबिक ये जो मीर जाफर होता है उसको बाद में उसका नवाब भी बना देते हैं, लेकिन वो बड़ा कठपुतली नवाब होता है और कुछ अरसा उसको नवाब रखते हैं, कुछ अरसा बाद उसको फारिग कर देते हैं और ये बड़ी बुरी तरह जो है ना ये मर जाता है। ठीक है, इसने अपनों के साथ गद्दारी की होती है। अब जो है ना ये तो बातें यहाँ पे हो गई। अब क्या होता है कि इसके बाद जो मीर जाफिर है ना, इसके बाद ये हटा देते हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे वो खुद ही अपॉइंट करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी करती है कि आप चलो बरा नाम नवाब यहाँ पे रहे, असल हमारा रूल होगा। तो उसका इसका बाद में एक नवाब इसको मुंतखब करते हैं, वो बरा नाम रखते हैं, उसका नाम होता है मीर कासिम। मीर कासिम जो है ना वो होता तो पपेट ही है, यानी कि वो कठपुतली है, लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत गैरत के जरासीम होते हैं। और कहते हैं यार ये इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को मरवा दिया, ठीक है, लेकिन ये बात तो गलत है कि ये बाहर के लोग हैं और हमारे ऊपर कुबाया करते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपने करीब करीब के जो है ना रूलर्स हैं, जो इसके हम ख्याल होते हैं, उनके साथ मिलता है और दोबारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये एक और जंग लड़ता है। कौन कौन लड़ते हैं? मीर कासिम, जिसके अंदर गैरत के जरासीम होते हैं, उसके साथ एक और होता है शुजाउद्दौला। ठीक है, ये जो शुजाउद्दौला होता है ये भी इसके करीब के किसी एरिया का नवाब शाह होता है, इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होता लेकिन होता है। और इसके साथ तीसरा शाह आलम टू। अब शाह आलम टू क्या है, ये मुगल एम्परर जो है ना वो छानबूरा में से एक मुगल है। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं कि जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक जंग लड़ते हैं 1764 के अंदर। 1764 के अंदर, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से याद किया जाता है। बक्सर ये किस इलाके का ही गलबन नाम है, मुझे श्योर नहीं है शायद। ये बैटल बक्सर के नाम से ये इनकी जंग होती है। और इसमें बदकिस्मती से ये तीनों मिलकर के भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं सकते, और इस जंग में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। तो अब जनाब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले तो बड़े बुलंद हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमने तो इनको ये जो थे बड़े सगीर वाले थे, इनको तो हमने शिकस्त दे दी है, इनको तो हमने उंगली पे नचा लिया है। अब क्या होता है, अब वो कहते हैं ठीक है जी, अब हम इसको ना जरा और करते हैं, हम और इलाके जो है ना वो ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले बता चुका, इस सारी चीज को समझने के लिए आपको ये मैप बड़ा समझना बड़ा जरूरी होगा। आप देख चुके हैं कि ये जो बंगाल था, बंगाल पे जनाब अब फुली ऑक्युपाई कर लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक हो गया। और यहाँ पे बता चुका हूँ बॉम्बे है, यहाँ पे भी उसकी लिमिटेड किस्म की प्रेजेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक और किस्म की यहाँ पे एक जगह मैसूर है, यहाँ पे भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे मद्रास है यहाँ पे। अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहती है कि यार चले हमने इनसे तो जान छुड़ा ली है, अब हम और इलाके ऑक्युपाई करते हैं। तो उनकी जो कन्फ्रंटेशन है वो किसके साथ होती है, कहते हैं इसको तो उड़ा दिया ना, अब दूसरों को भी उड़ाएं। एक जगह मैसूर है, मैसूर पे लड़ाई। तो मैसूर में वो क्या करते हैं, मैसूर के उस वक्त जो रूलर होते हैं उनका नाम होता है हैदर अली। उनका नाम होता है हैदर अली। ठीक है, उनके साथ ये जंग लड़ते हैं। कब लड़ते हैं जी, ये जंग लड़ते हैं 1767 से लेकर 1769 के दरमियान में ये जंग लड़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है हैदर अली के साथ और कहते हैं कि हाँ हमें इसको ऑक्युपाई करने दें, लेकिन हैदर अली कहता है क्यों, मैं क्यों ऑक्युपाई करने दूं, ये तो मेरा इलाका है। तो हैदर अली जनाब इसमें इस जंग होती है, ये फर्स्ट इनकी वार होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हैदर अली जीत जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त होती है। इसके बाद दोबारा वो कोशिश करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये हैदर अली मर जाता है और इसका जो बेटा है वो पावर में आता है और जिसका नाम है टीपू सुल्तान, जिसको आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। और टीपू सुल्तान का जो असल नाम है वो खैर मुझे चेक करना पड़ेगा, गालिबन इसका असल नाम फतेह अली है। ठीक है, मैं खैर चेक कर लूंगा ये क्या है। तो फतेह अली है ये। तो ये दूसरा इसका रूलर होता है और ये भी अपने बाप से भी बड़ा जो है ना वो सुर्खेल होता है। ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि फॉरेन पावर हमें ऑक्युपाई करें। तो ये दूसरी जंग जनाब
इसमें लड़ी जाती है 1780 से 84 तक लड़ी जाती है कंपनी और मैसूर के दरमियान। इसमें भी जनाब जो टीपू सुल्तान है वो कंपनी को शिकस्त देता है और कंपनी हार जाती है। ठीक है। अब यानी कि हारने का मतलब ये है कि वो ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं तो ऑक्युपाई नहीं करने देता, अपनी उस टेरिटरी को महफूज बना लेते हैं। लेकिन वो बार 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 वही कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे, हम तो करेंगे। फिर जनाब तीसरी जंग होती है, इसको कहते हैं, ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं एंग्लो मैसूर वार्स, यानी कि तारीख में इनको एंग्लो मैसूर वार के नाम से याद किया गया है, एंग्लो मैसूर वार्स। अब ये वार वन है जो मैं बता दिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, वार टू भी हार जाती है, फिर वार थ्री होती है, जो कि अब इसके डेट्स आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है। 1790 से 92 तक होती है, दोबारा वो कोशिश करती है इस कंपनी वाले, लेकिन उसमें दोबारा भी वो कामयाब नहीं हो सकते, और उसमें थोड़ा बहुत इसको नुकसान भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये 50-50% जो है ना, ये वार रही है, दोनों, उसका भी नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है। दोबारा वो कोशिश करते हैं, चौथी बार वो लड़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा इन्वेट करते हैं, और वो लड़ी जाती है 1799 में। और उसमें जनाब जो मर्द मुजाहिद है, जो टीपू सुल्तान है, वो 4 मई 1799 को अंदर वो शहीद हो जाता है। जैसे ही वो शहीद होता है, वो इस जो मैसूर का इलाका है इस पे काबिज हो जाते हैं। और ये भी तारीख ने देखा कि जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी इसको डिफीट किया, और सबसे पहला गार्ड ऑफ ऑनर जो उसने दिया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस गोरे ने, वो टीपू सुल्तान को दिया। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दुश्मन हो, ऐसा दुश्मन जिसके साथ हम लड़े हैं, हमें इस पे फख्र है। तो उन्होंने इसको एंजॉय किया। ठीक है। और अब ये भी देखने वाली बात है कि टीपू सुल्तान ये जो तीसरी जंग हारता है, इसमें एक कमांडर होते हैं उसके, उसका नाम होता है मीर सादिक। वो नाम का सादिक है, वैसे कोई सादिक नहीं होता। और वो इसकी उसी तरह वही काम करता है जो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ किया था। ये मीर सादिक भी टीपू सुल्तान को वैसे ही धोखा देता है, और उसी तरह इसकी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, और वो इससे टीपू सुल्तान हार जाता है। ठीक है। इसी वजह से आपने अक्सर जगहों पे सुना होगा कि अल्लाह हमें मीर जाफर और मीर सादिक से बचाए। तो ये मीर जाफर और ये मीर सादिक, ये वो रेफरेंसेस हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो इस टीपू सुल्तान को 4 मई, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसको शहीद कर देते हैं और इसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और इसकी जो तलवार होती है, आज भी वो किसी म्यूजियम में मौजूद है। और इसको बहुत कदर की निगाह से जो गोरा है आज भी देखता है कि कैसा वो जंगजू था, जिसने अपने इलाके को ऑक्युपाई करने के लिए कितनी कोशिश की, और कितना वो सिंसियर था अपने कॉज के लिए। ठीक हो गया। और इसकी तलवार का मैंने आपको बता दिया। और टीपू सुल्तान को आज भी वो बड़े ग्रेट और अच्छे वर्ड्स में इसको याद करते हैं। और इसी टीपू सुल्तान का आपने एक कॉल भी लाजमी किसी क्लास में जरूर पढ़ रखा होगा, जिसमें वो कहता है कि शेर की एक दिन की जो जिंदगी है, वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और वो टीपू सुल्तान का है, कमाल का आदमी था, कमाल का आदमी था। तो खैर, इसके साथ जो हमारा ये एंग्लो मैसूर वार्स है वो खत्म होती हैं, और जहाँ पे उन्होंने बंगाल कब्जा कर लिया था, इसके बाद उन्होंने जो मैसूर है वो भी कब्जा कर लिया। अच्छा, इसके बाद अब वो और मामलात को आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं ठीक हो गया, अब तो उनके जज्बात और बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि अब तो हम और जनाब ऑक्युपाई करेंगे। उस वक्त देखते हैं कि और कौन सी पार है, तो उस वक्त देखते हैं कि मरहट्टा एक ताकत होती है, मरहट्टा। ठीक है, ये हिंदू होते हैं ज्यादातर। मरहट्टा एक ताकत है, तो वो मरहट्टा के साथ अपनी जंगें शुरू करते हैं, जिनको कहते हैं एंग्लो मरहट्टन वार्स। एंग्लो मरहट्टन वार्स, ये जो जंगें हैं, ये 3 जंगें लड़ी जाती हैं, और आखिरकार इसमें भी मराठा को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। और ये इसको शिकस्त देते हैं, और मराठा की जो भी मराठा के कवर एरिया पे जो कवर एरिया है उस पे ये कवर कर लेते हैं, और इस पे भी दोबारा आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको भी एक्वायर कर लेगी। इसके बाद वो देखते हैं कि और यहाँ पे कौन सी पार है। तो ये जो पंजाब वाली साइड होती है, यहाँ पे उस वक्त होता है रंजीत सिंह, जो है ना, रंजीत सिंह ने अपनी एक एम्पायर बनाई होती है, जिसको हम कहते हैं सिख एम्पायर। ठीक है, हम आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पे सिखों की हुकूमत थी, सिखों की। तो ये सिखों की वो जो रंजीत सिंह था, वो बड़ा कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने ये एम्पायर कायम की थी। तो रंजीत सिंह क्या होता है कि रंजीत सिंह जो है ना, वो 1839 में मर जाता है। इसको कोई मारता नहीं है, वैसे बेचारा ये मर जाता है। ठीक हो गया। और ये मर जाता है। और जैसे ही मरता है तो देखते हैं ये कमजोर हो गई है, तो इसके साथ भी दोबारा से ये जो ये क्या नाम है,
ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ भी जंगें शुरू कर देती हैं। इसको कहते हैं एंग्लो सिख वार्स, यानी सिखों के साथ इसकी दोबारा लड़ाई होती है। ये भी, इसमें भी जनाब 3 जंगें होती हैं इनकी आपस में, और उसमें आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो उसको शिकस्त दे देती है, और ये जो पंजाब का एरिया है इस पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने जहाँ पे सिंध जो पंजाब के एरिया के साथ ही सिंध का एरिया वो नीचे वो भी फतह कर लेते हैं। और 1843 में जो है ना सिंध वो गोरा फतह कर लेता है। ये एमसीक्यू में पूछते हैं 1843 में। और 1849 के अंदर जो है ना वो पंजाब जो है ना उसको भी ऑक्युपाई कर लेते हैं, पंजाब भी उनके कब्जे में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि पहले बंगाल को कब्जा किया, फिर मैसूर को किया, फिर मराठों को हराया, फिर पंजाब में आ गए, सिंध में आ गए। तो ऐसा ऐसा वो उन्होंने वो ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, अब थोड़े बहुत इसमें नवाब और थोड़े बहुत रूलर्स रह जाते हैं। अब उनके लिए भी ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज मुतारफ करवाते हैं जिनके जरिए इनकी कोशिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ये जो इनका रूल है, जितने भी नवाब हैं उनका रूल आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाए और वो मर जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो छोटे मोटे रूलर रह जाते हैं तो एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको वो कहते हैं सब्सिडायरी अलाउंस। सब्सिडायरी अलाउंस कह रहा हूँ, सब्सिडायरी अलायंस, ठीक है ना। ये तनख्वाहदार तबका जो है ना वो अलाउंस के चक्कर में पड़ा रहता है, तो मेरे मुंह पे भी वही अलाउंस आ गया। तो सब्सिडायरी अलायंस, अब सब्सिडायरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडायरी अलाउंस ये छोटे मोटे जो नवाब होते हैं ना उस वक्त इंडिया के अंदर, ये उसको कहता है कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि आप जो है ना अपनी आपने क्यों फौजें रखी हुई हैं, आप फौजें अपनी ना रखें, आपकी हिफाजत हम करेंगे, आपकी हिफाजत हम करेंगे, आप इस हिफाजत के बदले में हमें टैक्स दिया करें। तो जो कमजोर क्योंकि बादशाह होते हैं उनके रूलर होते हैं तो वो कहते हैं ठीक है। तो ये सब्सिडायरी अलायंस है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा वो उन्होंने आर्मी रखना छोड़ देते हैं, ये उसकी हिफाजत करते हैं, एक टाइम तक हिफाजत करते हैं, फिर कहते हैं, फिर ऐसा ऐसा उन्हीं को ही खुद ब खुद कब्जा कर लेते हैं, और वो छोटे मोटे जो नवाब होते हैं वो सब्सिडायरी अलायंस के जरिए ही उनकी ताकत के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है। और ये इसका जो जो पेश करने वाले बंदे हैं उसका नाम है डाल हाउसी। ये भी पेपर में पूछते हैं, डाल हाउसी, डाल हाउसी, डाल हाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करते हैं। लैब्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह पे कोई नवाब है तो नवाब कहते हैं आपको हम कुछ नहीं कहते, आप अपना रूल एंजॉय करें, लेकिन ये याद रखिएगा आपके अगर कोई जो भी जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी बच्चे हैं, तो आप उसको उसमें जो मेल है, ठीक है, अगर वो मेल है तो उसके पास पावर आएगी, अगर कोई मेल है तो उसके पास पावर आएगी, अगर कोई आपकी फीमेल है तो उसको आप पावर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे और उसको पावर नहीं मिलेगी। और आपकी तो इस तरह होता है, ऐसे ऐसा होता है कि कुछ नवाबों के मेल बच्चे होते हैं तो उनको वो जो रूल होता है नेक्स्ट अगली जनरेशन को मिल जाता है, लेकिन बहुत सालों के नहीं होते। तो उनकी जिनकी बेटियां होती हैं तो उनको रूल्स नहीं मिलता, वो कहते हैं कि आपकी जो सल्तनत है ये यहीं पे खत्म होगी। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के जरिए जो कि डाल हाउस इंट्रोड्यूस करते हैं, इनके जरिए जो बहुत सारी जो इलाका होता है उस पे भी जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा आ जाता है। तो धीरे धीरे करते कराते तकरीबन जितना भी जनाब एरिया है उस पे आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की कब्जा कर लेती है। अब ये किसने कहा है? रबानी ने कहा है आहिस्ता। तो अगर किसी को यहाँ तक कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है। हाँ जी, कुछ नोट ना कर सके हो कहाँ पे मैं बताऊं, जरा मुझे बताएं। नहीं, मुझे जरबानी जगह बताएं ना, कहाँ से बताऊं। सर जो आप बता रहे थे ना, इसने एक और पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी, डाल फाउस और ये डॉक्ट्राइन से, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई क्या है। चले बस ये मैं बता दो लास्ट में। ये बता दूं। बाकी सबको ये बात सारी कहानी समझ में आ गई है? अस्सलाम वालेकुम सर सर। ये डेट सर हाँ ये जी डेट बोलिए। बता दीजिएगा पंजाब और सिंध वाली। ठीक है मैं बता देता हूँ। और जी इसके अलावा? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर तलवार का जो टीपू सुल्तान की बताया वो अगेन बता दें, उसके बारे में क्या ठीक है, बताया। ठीक है, तलवार चलाता हूँ मैं भी, सारों पे चलाता हूँ। और जी तलवारें तो मैं चला रहा था इतनी स्पीड में। और जी किसी का कोई सवाल? बाकी सबको क्लियर है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम।
सर बैटल ऑफ बक्सर में तीसरा बंदा कौन सा था? शजाउद्दौला, शाह आलम, और तीसरे का नाम सर मैं नहीं लिख सका। चले मैं बता देता हूँ। और किसी का कोई सवाल? चलो जी, मैं 250 की स्पीड मीर चला गया कासिम था, तो थे, मैं वापस आता तीसरे हूँ। मीर कासिम थे। जी, अच्छा जी, तो जो सवाल आए हैं तो जरा उनको सुन लें। पहला सवाल आपने पूछा था, रब्बानी ने गालों में पूछा था कि ये सब्सिडरी अलायंस, तो ये सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको बता दिया कि ये जो रूलर था, इसको कहा कि आप वो जो छोटे मोटे जो रूलर थे, आप अपनी आर्मी ना रखें, आपको आर्मी हम देंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो उन्होंने उसको आर्मी देना, उसको आर्मी उन्होंने रखनी छोड़ दी। ये उसके एवज डिफेंस प्रोवाइड करते थे और उससे जनाब टैक्स लेते थे। ऐसा ऐसा वो आर्मी जब उनकी खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब तो इनके मुहाफिज भी नहीं है, तो इनको उड़ा दो और ऐसा उस पर कब्जा कर लिया। तो ये सब्सिडरी अलायंस है। तो मैं बता ये रहा था कि बहुत सारे इलाकों को उसने जंगों से फतेह किया, और कुछ की इस तरह की पॉलिसी उस इलाके में बता दी कि हम तो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म्स के दर पर्दा आप समझ रहे हैं ना क्या रिफॉर्म्स थी, तो ये वो रिफॉर्म्स थी। तो इसी तरह की एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के नाम से, जो कि डाल हाउसी ने जो है ना ये मुतारफ करवाई, और इसके तहत ये कहा कि आप अगर कोई नवाब हैं, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप इंजॉय करें पावर को, लेकिन मेरी बात हमारी सुन लें। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपका कोई मेल बच्चा है, यानी कि आपका कोई बेटा है, तो आप उसको पावर अपनी दे देंगे, आप मरेंगे तो उसको पावर मिल जाएगी और वही उसका इलाके का काबिज हो जाएगा, दैट इज गुड। अगर आपका बेटा नहीं है, आपकी बेटियां हैं, तो आपके मरते ही आपके साथ पावर खत्म हो जाएगी और हम उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। इसके अलावा मुझे किसी ने पूछा कि सिंध कब फतह हुआ, तो सिंध 1843 में फतह हुआ, और पंजाब जो है ना वो 1849 में फतह हुआ, ये पूछा। और किसी ने मुझसे पूछा कि तीन कौन से लोग थे बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, तो वो तीन लोग मैंने आपको बता दी। एक का नाम मीर कासिम है, एक का नाम शुजाउद्दौला है, शुजाबाद है ना, जैसे जो शुजाबादी है, शाकिर शुजाबादी वाला, वो वाला मीर कासिम, शुजाउद्दौला, और क्या नाम था उसका, क्या नाम था, शाह आलम सानी टू, शाह आलम सानी टू। ये जो था ना, ये मुगल बादशाह था, शाह आलम सानी, यानी कि शाह आलम सानी कह लें या टू कह लें, एक ही बात है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या सवाल था? हाँ, तलवार वाला। तलवार वाला जी, तलवार का मैंने ये बताया था, तलवारें चलाते हैं जी, तलवारें चलाते हैं। टीपू सुल्तान कमाल का बंदा था, उसकी जो तलवार थी ना, उसको उन्होंने किसी म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। मैं वैसे सर्च करूंगा इस बारे में कहाँ पे है, उसकी तलवार महफूज है। और गोरे ने इसको बड़ा, आप मतलब उससे पूछे, अगर आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो वो बड़ा प्रेस करते हैं, वो कहते हैं यार कमाल का बंदा था। तो उनकी जो ये तलवार है उन्होंने रखी हुई है। और आप अंदाजा लगाएं कि वो उनकी जो शहादत थी, उसको दफनाने से पहले उन्होंने गॉड ऑफ ऑनर दिया था, गोरे ने गॉड ऑफ ऑनर दिया कि यार कमाल का दुश्मन था हमारे लिए। ठीक है। लेकिन जो टीपू सुल्तान है, वो मेरे और आपके लिए आज भी हम उनको कोट करते हैं, वो एक लेसन है। किसका लेसन है? कि आप जो हमीयत है, जो गैरत है, उस पर अपनी जान कुर्बान कर दें, लेकिन कभी उससे समझौता ना करें। ठीक हो गया, तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स उससे हैं। ठीक हो गया। तो ये, और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, और किसी का? जी सर, एंग्लो मैसूर वार्स के बारे बता दें। जरा ये आप ऊंचा बोले ना, रॉकेट टेक्नोलॉजी किसने, ये पता नहीं है मुझे। फोर जो एंग्लो मैसूर वार्स आपने बताई है सर, जी जी। ये इनके बारे में बता दें एक बार, जल्दी से एक बार अगर आप रिवाइज कर दें तो एक एक दो चीजें मिस हो गई हैं वो देख अच्छा, लें। मैं बताता हूँ, सुने सुने। एंग्लो मैसूर वार जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैसूर के रूलर से उनके दरम्यान में जंगें थी। पहली जंग 1716, डेट्स जरूरी नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, नोट करने की जरूरत भी नहीं है। 1767 से लेकर 69 तक पहली जंग हुई है, जो कि टीपू सुल्तान का अबू था, जिसका नाम हैदर अली था, उसकी और कंपनी के दरम्यान जंग होती है, जिसमें कंपनी हार जाती है। दूसरी जंग 1780 से 1784 तक होती है, जो कि टीपू सुल्तान और कंपनी की होती है, जिसमें कंपनी हार जाती है, टीपू सुल्तान जीत जाता है।
तीसरी जंग 1790 से 92 तक लड़ी जाती है, टीपू सुल्तान और अगेन कंपनी के दरमियान होती है। इसमें कंपनी का भी नुकसान होता है, टीपू सुल्तान को भी नुकसान होता है। चौथी जंग 1799 के अंदर लड़ी जाती है, और उसके अंदर जो मीर सादिक हैं, नाम के सादिक हैं, वैसे कोई सादिक नहीं है। उनकी 2 नंबरी की वजह से जो टीपू सुल्तान है वो शहीद हो जाते हैं 4 मई को। और उसके साथ ही जो मैसूर किंगडम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया जी सारी बात। अब इसको थोड़ा सा आगे इसको लेके जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हमारा आज का टॉपिक हमारा तकरीबन एंड हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सारी बातें? अच्छा, अब जब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको बता दी, डॉक्ट्राइन ऑफ ये डाल हाउसी आती है, तो इसके साथ ही जो छोटे मोटे एरियाज हैं वहां पे भी जो है ना इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत हो जाती है। और एक टाइम आता है कि वो पूरे इंडिया पे जो है ना वो कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। और एक इलाका रह जाता है उसमें उसमें वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो बरसगीर होता है, बरसगीर यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर वाला खिता जो है ना वो जिसको हम कहते हैं कि कश्मीर है, वो एक रह जाता है। अब उस वक्त जो कश्मीर के जो उस वक्त के रूलर होते हैं, जो उसका नाम होता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी के, यार ये तो हमें चाहिए कश्मीर, ये तो बड़ा प्यारा इलाका है। गुलाब सिंह कहता है कि यार लड़ो नहीं, ऐसा करते हैं कोई मामला तय कर लेते हैं। मामला तय करते हैं, कहते हैं ठीक है यार इस तरह करो। ये कहता है कि यार इस तरह करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं आपको कश्मीर दे दूँ। तो याद रखिएगा, 7.5 मिलियन नानक शाही रुपी, ये उस वक्त की करेंसी होती है। 7.5 मिलियन नानक शाही रोटी में 1846 के अंदर गुलाब सिंह कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। पीपीएससी वालों को ये बड़ा अहम सवाल है और उनको बड़ा पसंद है ये, ठीक है। और ये बेच देते हैं, बता दिया आपको। और साथ में छोटे छोटे करते कराते बहुत सारे इलाके पे कब्जा हो जाता है। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी समझती है कि अब हमने सारा इस पे कब्जा कर लिया है, तो फिर वो जो बरतानवी पार्लियामेंट है वो कहती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम हो गया खत्म, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम हो गया अब खत्म, अब हम इस इलाके पे खुद रूल करेंगे। यानी वो कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के अंदर 1850, हाँ यहाँ पे एक बात बतानी रहेगी, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद, कि इसको आप खत्म करें और इसको हम खुद रूल करेंगे। अब जब सारे पे इसकी हुकूमत आ जाती है ना गोरे की, तो फिर एक आखिरी कोशिश की जाती है यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जिनमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। वो कहते हैं कि यार क्या हुआ कि ये जो बाहर के लोग हैं इन्होंने पूरे हमारे बरसीर पे कब्जा कर लिया है, तो ये तो बड़ा जुल्म किया है। तो ये सारे मिल के एक जंग लड़ते हैं इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जिसको गदर भी कहा जाता है, जिसको म्यूटनी भी कहा जाता है, जिसको जंग आज़ादी भी कहा जाता है, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया। अंग्रेज इसको गदर कहते हैं, अंग्रेज इसको म्यूटनी कहते हैं, मैं और आप या इधर के लोग इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की जंग कहते हैं। उसमें वो पूरी कोशिश करते हैं कि इनसे जनाब जान छुड़ाए, लेकिन इसमें उनको बुरी तरह नाकामी होती है। और ये जो वाकया होता है इसके फिर असरात आगे तक जाते हैं, आगे तक जाते हैं। तो इसके साथ जब ये नाकाम हो जाते हैं 1800 इसमें 57 के अंदर जंग आज़ादी के बाद, तो फिर मैंने जैसा आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। और जो तमाम का तमाम जो बरसगीर है, इसका जो रूल है अब डायरेक्ट गोरे के पास होगा, यानी डायरेक्ट बरतानिया के पास होगा। अब बरतानिया फॉर्मल तरीके से इस पूरे इलाके पर हुकूमत करने लग जाता है। दैट्स इट। अब इसके बाद 1857 और 1947 का टाइम पीरियड है। ये जो है ना वो पाकिस्तान मूवमेंट है, इसको तहरीक पाकिस्तान कहते हैं। जो फेज 2 है, ये जो फेज 1 है हमारा पाकिस्तान स्टडीज का, वो यहाँ से शुरू होता है और यहीं से पाक स्टडीज शुरू होगी। ये जो आज मैंने आपके सामने सारी कहानी बयान की है, ये उसी के पस मंजर था, उसी की जो पिक्चर है उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये आपके सामने इसके फूल बनाए हैं। हाँ जी, आप बताइए जी, चीजें क्लियर हो गई हैं जी? ये 58 इसके अंदर 1858 के अंदर खत्म हुई, 1858 के अंदर।
हाँ जी, किसी का कोई सवाल? कोई पिक्चर बनी है या नहीं बनी पिक्चर? बताइए जी। सर जो थोड़ा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है उसमें फिर फतह होती है इनको तीनों, जो मुसलमान सिख और हिंदू लड़ते हैं। ये अगर फतह होती तो फिर यहाँ पे गोरा आता। सर यानी कि बरतानिया उस पे ओवरकम कर लेता है, हाँ जी, ईस्ट इंडिया। बरतानिया जीत जाता है तभी तो यहाँ पे फुली कब्जा कर लेते हैं, गोरे फिर आ जाते हैं। तो ये आखिरी ताबूत में आखिरी कील साबित होता है ये जो जंग होती है। हाँ जी, चले रब्बानी, आपने चले अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छी बात है, जजाकल्लाह। बाकी भी बताएं ना, उनको भी इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग लगी है या नहीं लगी? सर यकीन माने आज सारी हिस्ट्री क्लियर हुई है। 25 साल क्लियर हुई है उम्र ना? होगी। मैं देख लें फिर ये आम तौर पे हिस्ट्री को बोरिंग समझा जाता है, और हिस्ट्री वाला उस्ताद हो तो उसको दूर से ही लोग मुंह साइड पे कर लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। ये जिधर वाकयात से हिस्ट्री का आपने उस्ताद निकल और मैंने गुजरते पढ़े हैं। हुए हैं, लेकिन मैंने पहले दिन आपको कहा था कि हिस्ट्री इस वजह से बोरिंग लगती है कि उसमें कनेक्टिविटी नहीं होती। जब उसमें कनेक्टिविटी आ जाती है तो हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। कहानियां तो फिर आप सुनेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, मैंने पहले दिन ही कहा था कि उस्ताद वो होता है जो आपके अंदर चिंगारी लगा दे। अगर आप चिंगारी अगर आपके अंदर लग गई है तो बस मेरा काम हो गया, बाकी आप पढ़ते रहेंगे। अब एक ही इसमें एक इवेंट को उठा लेना। टीपू सुल्तान को अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, इस पे किताबें लिखी हुई हैं, बस आपने वो इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, आप कितनी किताबें खुद पढ़ते जाएंगे। मेरा वो काम है कि आपके अंदर वो चिंगारी लगाना। वो देखे ना, वो अरबानी मुझे कह रही है कि सर अब मेरे फेवरेट हो गए, तो ये वो चिंगारी थी जो मैंने लगा दी है। हाँ जी, तैयार खान ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है ना। और कभी आपको कोई हरा नहीं सकता जब आपके अपने लोग आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो तारीख ही है, तारीख ही है। मैंने आज क्लियर हुआ कि ये इसकी, हाँ जी, ये खान साहब कहते नहीं रहे कि मीर जाफर मीर सादिक, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहते थे। वो भी जर्नैल थे और इधर भी जर्नैल थे। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पाकिस्तान स्टडीज जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं, पाकिस्तान मूवमेंट। तो कोशिश करेंगे उसके अंदर भी कोई कहानी आपके सामने को पेश की जाए ताकि आप चीज़ों आपको करूँ। अब स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है, बाकी मैं आपको बारहा कहूँगा कि इसमें रंग आप भरते रहेंगे, रंग आप भरते रहेंगे, और ये रंगों का सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। और काम मेरा ये है कि आपको जो है ना बोर ना होने दो। खान साहब बहुत काबिल बंदे हैं, ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, और वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस किया और बहुत पढ़ा है। आपके पॉलिटिकल पॉलिटिकल एरिना में सबसे पढ़ा लिखा बंदा वो खान साहब ही हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो बेचारे पाबंदे सलासल हैं। ठीक है, खान साहब को अगर आप ट्विटर पढ़े ना, तो उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से और बड़ी किताबें रिकमेंड की हुई हैं मुझे और आपको। लेकिन हम जो है ना वो उनकी जूते और कपड़ों की मीम्स सुनते हैं और शेयर करते हैं, और वो नहीं पढ़ते कि उन्होंने किताबें कौन सी बताई हैं, वो भी हमें मुझे और आपको पढ़नी चाहिए। और सर वो ये जिस अंदाज से, हाँ जी, ये किसका शेर है रबानी, ये भी बताएं ना। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सजा पाई है, याद नहीं। वाह, बहुत खूब। किसका शेर है ये? हाँ जी, किसी को पता है ये क्या है? ये बहुत अच्छा शेर है, मुझे भी बहुत पसंद है ये किसी को पता है ये किसका शेर है? ये सागिर सदीकी का शेर है, सागिर सदीकी का। उसका एक और भी शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो कहता है कि ओ सागर आलम मदहोशी में सजदा करें, ओ सागर आलम मदहोशी में सजदा करें,
लोग लोग कहते हैं कहते हैं सागिर को सागर खुदा को खुदा याद नहीं। याद। बिल्कुल बिल्कुल सर। सागर सिद्दीकी बहुत कमाल के शायर हैं जी। पेज आयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुमताज मुफ्ती साहब की अगर आप किताब अगर आपने पढ़ी हो, तलाश है किताबें जरूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है। उसमें वो लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, कहते हैं कि जो गम या दर्द है ना, ये एक खास हद तक आपको तकलीफ देता है, और जब वो टाइम गुजर जाता है उसके बाद इसके अंदर लज्जत आ जाती है। और ये जो मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं, मुसीबतें होती हैं ना, तो इसमें ये वाकई जो है ना, उसमें बहुत कुछ आपको स्पिरिचुअल हवाले से मजबूत करती हैं। अली वर्दी खान का बस नाम ही आपको पता हो, ये दूसरे जो है ना नवाब थे बस। ये भी इनकी कन्फ्रंटेशन थी और यही था, कोई खास इतना नहीं है। हाँ जी, बाकी चीजें क्लियर हो गई हैं, फिर बात शेर व शायरी की तरफ चली जाती है। इंशाल्लाह हम उर्दू भी जल्दी पढ़ेंगे, और उसमें तो सारी होंगी ऐसी गपशप। सर इसमें एक फीमेल नवाब भी थी सर जो लड़ने आई थी सर, झांसी की रानी सर, इस तरह से मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने आपको जानबूझ कर नहीं बताया, वो थी झांसी की रानी। वो इस तरह होता है कि अभी देखे ना आप, फिर वो आपको मैं चीजें थोड़ी लिमिट करता हूँ। कहानियां तो बहुत ज्यादा है ना, वो फिर बतानी नहीं होती, उसमें फिर मामला आते हैं। वो इस तरह होता है कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, डाल हाउसी पेश करते हैं। तो मैंने इसमें बताया कि नवाब जो है ना, उसकी बेटी अगर है तो वो उसको रूलरशिप नहीं मिलेगी, बेटों को मिलेगी। तो एक रानी आती है, उसका कोई भाई नहीं होता, उसको तो गोरा कहता है कि इसको तो मिलेगी नहीं। तो वो फिर लड़ती है रानी की झांसी, उसकी बड़ी फाइट्स हैं उसके साथ, गोरे के साथ, लेकिन वो बेचारी को शिकस्त हो जाती है। वो कहती है ये क्या बात है भाई, कि मेरा भाई होता तो उसको रूल मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो वो रानी की झांसी, झांसी की रानी इस तरह है। तो बहुत सी बातें यहाँ पे आपको नहीं बताई ना, आपको पहले बता चुका हूँ कि पीपीएससी वन पेपर के हवाले से पीएचडी नहीं करनी। हाँ जी। सर ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी थी सर, ये मैंने पढ़ा कि सर सबसे पहले टीपू सुल्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और नासा के अंदर इसकी सर एक तस्वीर भी लगी हुई है, वो सबसे पहले जिस बंदे ने रॉकेट वगैरह जो बनाया था टीपू सुल्तान ही पहले। जबरदस्त, ये होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं होगा ऐसे ही। इसको मजीद भी देखने वाली चीज है, तो बहुत अच्छी बात है। टीपू सुल्तान बड़े कमाल के बंदे थे। बस इसमें पीएचडी नहीं करनी है, उसमें ज्यादा सर्च करने बैठ जाना, काफी सारी चीजें हैं। फिर ये जब फारग वक्त हो ना, जब उसमें फिर पढ़िएगा, बड़ी मशहूर किताबें और बड़ा कुछ है। असल में मैं और आप ना, मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूँ, हमने किताबों को, इन चीजों को हमेशा बोर और बोझ समझा है ना। उस वजह से फिर कोई किताब हो तो वो हमें बड़ा तंग होते हैं, हमने पढ़ा नहीं है, और इसी वजह से हम लिटरेट, क्वालिफाइड तो हैं बट लिटरेट नहीं है। क्वालिफिकेशन तो मेरे और आपके पास है, एमए की तालीम, लेकिन हम लिटरेट नहीं है, इनलाइटेंड नहीं है। तो हमने बुक्स नहीं पढ़ी। आज भी आप देख ले, मेरे और आपके क्या शौक है, हम अपने दिन का कितना हिस्सा जो है ना वो बुक्स को देते हैं, मोबाइल को कितना देते हैं, फजूलियात को कितना देते हैं। तो हमारी वो तरजीहात में भी वो चीज़ नहीं है। इसी वजह से हमारे फैसले बड़े कमज़ोर हैं, हम डिप्रेशन का, बहुत से मसाइल हैं। अगर आप अच्छे रीडर हैं, बुक्स पढ़ने वाले हैं ना, तो ज़िंदगी के कितने गमों से आप आज़ाद हो जाते हैं। सर ये क्वेश्चन है सर, सर जब हाँ जी। शुरू शुरू में सर जब मुसलमानों ने कब्जे किए थे सर, जितना अरब हो गया, अफ्रीका हो गया, तो सर जिन जिन एरिया पे कब्जा इन लोगों का रहा था वहां पे सर पूरी पूरी ट्रेडिशन इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ सर जी। हिंदुस्तान पे 1000 साल से ज्यादा ये मुसलमान मतलब यहाँ पर रहे सर, लेकिन जी सर जी। देखा जाए तो आज भी सर हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं। इसकी क्या वजह है सर, पूरे हिंदुस्तान इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया था सर, कोई तो सर वजह होगी सर। देखे ना, मतलब पूरे हिंदुस्तान ने, मैंने आपको पहले बताया थी ये बात, कि ये जो इस्लाम फैला है ना, ये सऊदर्न साइड, यानी कि ये जो सिंध वाली साइड थी, यहाँ पे इस्लाम फैला है। उसकी वजह है कि यहाँ पे शूदर ज्यादा थे ना। शूदर ऐसे लोग थे जिनको उनका मजहब ही बराबर के शहरी नहीं समझता, वहां पे इस्लाम ने कहा कि आप बराबर के शहरी हैं। तो उनके अंदर एक वैक्यूम था ना, जो उनके मजहब ने छोड़ा था, तो उसको फिल किया उसने, इस्लाम ने। तो जो बाकी नॉर्दर्न पंजाब साइड थे, तो उसमें ब्राह्मण वेश कश्तरी वो थे,
और वो अपने मजहब के हवाले से खुश थे और उनको फैसिलिटेटेड थे, ठीक है। और वो उस तरह इम्प्रेस नहीं हुए आइडियोलॉजी से, ठीक है। इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, उसकी वजह ये भी है कि रूल इसका रहा, लेकिन उस तरह करके इस्लामिक हवाले से भी नहीं रहा ना। अब आप देखें कि अब अकबर साहब को देख लें, तो अकबर साहब ने नो डाउट एक को एग्जिस्टेंस के हवाले से या अमन के हवाले से तो काम किया है, बट वो मजहब को मर्जर के हवाले से मसाइल हैं। तो ट्रू सेंस में कोई इस्लामिक तबलीग या मौलवियों वाली तबलीग या उस तरह करके भी तो नहीं हुई ना। सर ये एक जिस तरह सर यूरोप में हिटलर था सर, हिंदुस्तान का भी एक हिटलर है नहीं सर, तमूर लंगड़ा सर। वो कहते हैं उसको, वो जो है ना तैमूर लंग का नाम से है। हिटलर तो नहीं था वो, लेकिन उसने भी काफी सारा मतलब के जो इलाके हैं उसको फतह किया, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहा फिर फारिग हो गया। कि सर इतना जालिम हुक्मरान था, लेकिन सर कहते हैं कि जब वो मरा था तो उसकी कब्र पे मौलाना तजमीर के बयान से मैंने सुना था कि उसकी कब्र पे लिखवाया था कि मैं 14 लाख लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। अब ये जो है ना मुझे नहीं पता। बाकी ये बहुत सारी बातें सुनी सुनाई होती हैं, गप्पें भी बड़ी होती हैं, और यूट्यूब चैनल में आजकल तो वो आप जाए ना, हकीकत टीवी और पता नहीं कौन सी टीवी, बड़ी गप्पें, मतलब सुनते ही रहो आप। मैं ऐसे बैठ के गप्पे भी बड़ी बना सकता हूँ ना कि टीपू सुल्तान ने एक दफा आया था और ये हुआ था और वो हुआ था। वो बातें ना जो फैक्चुअली हो, तो इस चीजों को ना आप सुनते हैं ना, जो उसको सर्च किया करें, फिर उसके दो तीन सोर्सेज देखें, फिर आपको क्लियर होगा। आज लीव नहीं किया स्टूडेंट्स ने, हाँ। लेकिन ना स्टूडेंट्स को लीव करना ही नहीं चाहिए, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। यहाँ पे भी डिस्कशन हो रही है, तो ये पढ़ाई की बातें ही हो रही है ना। मैं आपको कौन से कोई सियासत के या इस तरह के किस्से सुना रहा हूँ। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? अनवर बेग हमारे सिंध के भाई हैं, आप बताएं अनवर बेग, समझ में आ रही है बातें? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं सिंध का नहीं सर, मैं मियाँ वाले का हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप ही वाले से, वो अफजल है हाँ, आप मियाँ वाले से। अच्छा अनवर, आप पार्टिसिपेट काम करते हैं तो बताएं, कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पहले वाली भी जा रही है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है सर। मैं तकरीबन सारी मैंने क्लासें ली हैं सर, कोई मिस नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा सर नेटवर्क का इशू होता है, बाकी सर मैं ले रहा हूँ क्लास, सर चीज़ें समझ आ रही हैं सर। और काफ़ी चीज़ें सर जो मुझे पहले क्लियर नहीं थी, अभी क्लियर हो गई हैं सर। चलें, अच्छी बात है। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बाकी जो अहबाब हैं, किसी का कोई सवाल, सबको क्लियर है? सर ये शेर शाह सूरी ने सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर डॉक सिस्टम मुतारिफ करवाया था ना सर, पोस्ट ऑफिस वाला। शेर शाह सूरी ने तो प्रॉपर तरीके से वैसे कोई हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस किया होगा। डाक सिस्टम का तो यहाँ पे काम गोरे ने किया है बरसगीर के अंदर, ये प्रॉपर जो है। लेकिन ये देखने वाली चीज है, इसको सर्च करें मजीद भी। सर ये मैंने सर्च किया सर, मैंने देखा भी ये पोस्ट ऑफिस इसने इस तरह काम कराया था कि मतलब ये कि अगर एक पोस्ट ऑफिस में मतलब घोड़ा अगर शाम तक पहुंचता था ना, तो वहां से बंदा शाम के टाइम निकल पड़ता था घोड़े पे, और सुबह अच्छा तक अच्छा, पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। इस तरह सर इसने रोड बनवाया है ना, जरनैली रोड भी कहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसके बिल्कुल साथ ये। पोस्ट ऑफिस हम्म। बनवाए थे, और ये इसमें काम किया। तो दूसरा इसने लेकिन दौरान निजाम का सर ये मुतारिफ करवाया था, मनसबदारी से सर शेर शाह। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो तो इसमें है। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो है ना, वो फिर आप इसमें, यही तो वो रंग है जो भरने हैं आपने मेरे भाई। रंग भरते जाएं, सौ सौ बातें हैं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है आपको बता दें, इसी डायमेंशन में रह के सीखते जाएं। सर ये अकबर के 9 रत्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है सर, देखा जाए तो सर? जी, आपकी आवाज कट रही है। सर मैं पूछ रहा था कि अकबर के 9 रत्न सर ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है सर? अकबर के, 9 रत्न सर, इसमें बीरबल हो गया और मुला दो, पता नहीं इतना कोई नाम है सर। हाँ हाँ, ये अकबर में ये अपने दरबारी जो है ना इसमें रखे थे, और मुल्ला दो फयाजा और इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। तो लेकिन उसमें ज्यादा ना पड़े ना, वो उसमें खिचड़ी बहुत ज्यादा है। हाँ सर, कितनी जो है सर, वो देख। हाँ, उसमें दीवानों के नाम है, फिर वो तानसीन और मुल्ला दो फयाजो और पता नहीं क्या कुछ है।
तो वो फिर आप करेंगे तो पीएचडी ना करें, आपको पहले बताया। अगर एक आधा सवाल इसमें से कोई आ भी जाता है, मिस भी हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्चर का ये फायदा होगा, बुनियादी आपको काफी सारे सवाल हो जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू के टेबल पे बैठे होंगे, आपसे इस तरह के सवाल होंगे, तो वो ये आपसे मुल्ला तो फैज़ नहीं पूछा जाता। वो एक बड़ी बड़ी पिक्चर में आपसे सवाल पूछते हैं। तो अगर आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होता है, तो आप क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि मुस्लिम की प्रेजेंस कहाँ पे हुई। तो आई थिंक मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी बाकी बातें होती रहती हैं। जी जी सर, समझ आ गया सर। हाँ, वो शाहरुख खान वाली बात है ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मामला चलते रहते हैं, तो छोटी छोटी ये होती रहती है। इस तरह की तो फिर लामुतनाही बातें हैं। ठीक है जी, और जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं उसामा बात कर रहा हूँ सर। वो एक क्वेश्चन था मेरा इसके रिलेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेटेड। जी सर आपने कहा था कि मतलब बरसगीर में डिफरेंट मतलब डायनेस्टीज थी, या मतलब डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट एरिया था जो ऑक्युपाई किया था, या सॉरी रूल किया था डिफरेंट डायनेस्टीज ने। अब जैसे बंगाल है, वहाँ पे अलग निज़ाम था, और मैसूर में अलग, पंजाब में अलग। तो जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने इजाज़त मांगी थी डायनेस्टी से, एक उससे इजाज़त मांगी थी रूलर से। और तो उसने इजाज़त दी थी उनको। तो सर वो जब बंगाल में गए थे तजारत तजारत करने, तो उनको तो इजाज़त सर बंगाल ने नहीं दी होगी ना, तो फिर वो तजारत कैसे शुरू की उन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपेशन से पहले? किसके साथ? देखे ना वो ट्रेड उनके साथ हल्की फुल्की ट्रेड तो थी ना। ट्रेड का तो मसला कोई नहीं था शुरू में। वो ट्रेड, वो तो उन्होंने अपने मैनिफेस्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेड के साथ एसोसिएट थी कुछ चीज़ें ये थी कि उन्होंने उस ट्रेड के एवज उनको टैक्स देना था नवाबों को, नंबर वन। उसके अलावा कुछ मामलात में उन्होंने कहा कि आपने इंटरफेयर नहीं करना, यहाँ पे आपने कुछ फोर्टिफिकेशन या कोई माल या कोई चीज़ नहीं बनानी, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी। कुछ एग्रीमेंट्स था ना उनका आपस में। तो उसकी फिर वो खिलाफ वर्जी करना शुरू हो गए। तो जैसे खिलाफ वर्जी शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि यार आप ये क्या कर रहे हो। तो इससे फिर कन्फ्रंटेशन एक एस्टेब्लिश हुई। तो ये फिर कन्फ्रंटेशन बढ़ती गई, और फिर वो बात फिर जंग पे आ जाती है। मतलब इजाज़त सर पूरे बरसगीर में सबने दे दी थी उनको कि कहीं हाँ भी आप जी, ट्रेड कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ने रेजिस्ट भी किया था, दिमाग में कुछ रेजिस्ट किया था, लेकिन बाय एंड लार्ज मोस्टली जगहों पे ना तकरीबन इजाजत दे दी थी, और वो ट्रेड कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। ठीक हो कोई गया सर, सिर्फ थैंक यू। बरतानवी तो नहीं थे ना, बहुत सारे और भी तो थे, मैंने आपको बताया है। वो डच थे इसमें, फ्रेंच थे इसमें, दूसरे जितने भी हैं वो भी आए थे, और ट्रेड तो होती थी उसमें। लेकिन जो इनके हिडन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये जो मामला थे, वो तो नहीं पता था कि ये इनका इरादे क्या है। ठीक हो गया सर, आइए, समझ नहीं समझ में आई? आ गया सर, थैंक यू। अच्छा, तो और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हैं सबको। अभी भी देखिए, ये क्लास में ना 17 बंदे, 3 बंदे छोड़ गए क्लास। कौन से छोड़ के गए हैं, जरा मुझे कोई बता सकता है? पांच छोड़ गए। तो देखें जी, ये फिर आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। कल मैंने इसी बात पे आपको बताया भी था, और वॉइस भी भेजी है। चलें जी, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन असल में वो बात है ना कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करना, जान छुड़ाना, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ वो। और यहाँ पे जितने भी लोग अब मार्केट में मौजूद हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, आपको वीडियोस दे देंगे, थोड़ा वो सीखें, समझ में आई नहीं समझ में आई, जाओ बाहर में। ठीक है। तो यही बात होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चीज़ें आप सीखें, कुछ सवाल एंड तक आप कुछ सीख के जाएं। ऐसे तो नहीं है आपने सबने पे किया है, ऐसे तो यहाँ नहीं बैठे ना। तो पे किया है तो आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है जी, चले उनको छोड़ें, बाकी किसी का कोई सवाल है तो बता दें। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है पाक स्टडीज जो है ना, कल कौन सा दिन है? कल जुम्मे है ना? हाँ। तो जुम्मे को हम देखते हैं, क्या कहते हैं, जुम्मे को टेस्ट ना कर लें, ये आगे चलें, क्या कहते हैं आप?
बताइए जी, सब बताएं क्या कहते हैं। टेस्ट क्या कह रहे हैं इसमें? पढ़ लें, अच्छा मंडे को। मंडे को, अच्छा पढ़ लेते हैं आजकल पाक स्टडी। मंडे को क्विज। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं, मंडे को कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, कल पाक स्टडी की काफी सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, उसके बाद मंडे को फिर क्विज कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं ना ये, इसमें वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।